कोई हामला खातून है, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया में मुब्तला होगा, या फिर ये डिलीवरी के बाद ही पता चलता है? क्योंकि पाकिस्तान में एनुअली 5,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होते हैं। अब ये थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जब भी पैदा होते हैं, ये अपनी सारी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही गुजारते हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। पाकिस्तान में कितनी रेशो है, कितने लोग अप्रॉक्सीमेटली थैलेसीमिया में मुब्तला हैं? इंडिया दुनिया में ग्लोबली ये कैपिटल है थैलेसीमिया का, और हमें उस बात से अभी तो डरना भी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान अगला कैपिटल हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइनर थैलेसीमिया को थैलेसीमिया बीमारी कंसीडर नहीं करते, उनको ये लगता है कि बस जो मेजर थैलेसीमिया है वही बीमारी है। मैं यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही पैगाम है इस बीमारी के हवाले से कि इस बीमारी को सीरियस लेना शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में जिस कदर तेजी से ये बीमारी फैलती जा रही है, लेकिन अगर जब वो खुद आपस में शादियां करना शुरू कर दें और बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे, बहुत बड़ा पाक स्टेट पे बर्डन इन दैट सेंस इन लोगों के लिए आपको भी ब्लड भी देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना लतीफ़ शीमा। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी पर जिसके हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, और शादी से पहले उसकी टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, इस हवाले से भी आपने यकीनन कोई ना कोई ख़बर ज़रूर सुनी होगी। हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से, इसकी वजूहात जानेंगे, इसकी अलामात जानेंगे और जानेंगे कि कौन सी एहतियाती तदाबीर, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करके हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। और शादी से पहले नौजवानों को, मर्दों को भी, ख़वातीन को भी ये टेस्ट क्यों करवाना चाहिए और इसकी ज़रूरत क्या है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जी डॉक्टर कैसर जमान ने, जो 3 साल का तजुर्बा रखते हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स को ट्रीट करने का, और इसके साथ साथ फातमीद फाउंडेशन में ब्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको ब्लंट लाइन नेटवर्क पे खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा डॉक्टर कैसर, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करने वाले हैं, और आपका एक वसी तजुर्बा भी है उन पेशेंट्स को ट्रीट करने का, उनके साथ आपका ज़ाहिर है ताल्लुक़ भी रहता है। सो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए आम अल्फाज में कि थैलेसीमिया बीमारी होती क्या है? जी, थैलेसीमिया बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मौरूसी बीमारी है। ठीक है। अब ये एक्वायर्ड नहीं होती ब्लड से कि जिस तरह इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये उस तरह की बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है इस बीमारी के साथ, वो माँ के पेट से बीमारी लेके पैदा होता है। अच्छा। और मरते दम तक उसको बीमारी ये लाहक रहती है। ठीक है। इस बीमारी में ये मसला आता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसको सारी जिंदगी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही गुजारनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, थैलेसीमिया की जब हम बात करते हैं तो जब कोई हामला खातून है, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया में मुब्तला होगा, या फिर ये डिलीवरी के बाद ही पता चलता है कि जब बच्चा पैदा हो गया है? जी जी, इसके हमारे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी तरीक़ेकार टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, तरीक़ेकार भी हैं। ठीक है। जिसमें हम इसमें ये देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसी खातून जो हामला हो चुकी है, हम उसके 14 हफ्ते के बाद हम उसमें CVS टेस्ट, एक नाम है उसका, ये करवाते हैं, जिसमें हम प्लेसेंटा जो होता है उसका एक पार्ट लेके उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। जिसमें हमें बच्चे के जो DNA होता है उसका हमें आइडिया हो जाता है, उसके सेल्स का आइडिया हो जाता है कि आया कि इसमें जो थैलेसीमिया बीमारी के जर्म्स या कह लें वो म्यूटेशन है या नहीं है। दूसरा, लेकिन अब ये एक इन्वेसिव टेस्ट है। अब एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी आता है जिसे हम कहते हैं NIPT, ठीक, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट, जिसमें जो मदर है उसके ही ब्लड से हम टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें उसके माँ के खून में ही बच्चे के भी जो सेल्स होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिससे हमें उसका तशख़ीस हो जाती है। जी, उसका हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चा आया कि थैलेसीमिक है कि नॉन थैलेसीमिक है। तो ये इसका कोई इस तरह से कोई सॉल्यूशन मौजूद है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई खातून कोई मेडिकेशन पे चले जाए, उसको कोई इस तरह की चीज़ सजेस्ट कर दी जाए जिसकी वजह से वो जो बच्चा है उसके अंदर से वो थैलेसीमिया बीमारी को ख़त्म किया जा सके? अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज़ आज के दौर में आ चुकी है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि जेनेटिकल, टोटल जेनेटिकल है। यानी इसकी वजूहात की हम बात करते हैं तो बस एक वजह है, हाँ कि ये मौरूसी तौर पर। बट आफ्टर बर्थ इस टाइम पे
काफ़ी ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि जीन थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन क्योर करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं लोगों के, वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इकोनॉमिकली बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हर थैलेसीमिया का जो पेशेंट है वो अफोर्ड नहीं करता बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सेकेंडली, इसका प्रोग्नोसिस वो बहुत वीक होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लाजमी नहीं कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर पैसा लगा भी देते हैं तो वो करवाते हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो सक्सेसफुल रहे, श्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली, उसकी श्योरिटी नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी हमारे पास एक पेशेंट है जिन्होंने अपना करवाया है, बट उनको हर 1-2 माह बाद भी ब्लड की एक बोतल रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, यानी कोई परमानेंट उनका। चलिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे थोड़ा सा आगे चल के भी बात करेंगे जब हम सॉल्यूशंस और ट्रीटमेंट्स पे जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा आगाज में फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइए कि पाकिस्तान में कितनी रेशो है, कितने लोग अप्रॉक्सीमेटली थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, और जब हम बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करते हैं अपने मुल्क का, पाकिस्तान का, तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको आदाद व शुमार में? पाकिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल है बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में एनुअली 5000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होते हैं। अब ये थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जब भी पैदा होते हैं, ये अपनी सारी जिंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही गुजारते हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई करवा सकता है, हर कोई नहीं करवा सकता। अंटिल नाउ इंडिया दुनिया में ग्लोबली ये कैपिटल है थैलेसीमिया का। अच्छा जी। और हमें उस बात से अभी तो डरना भी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान अगला कैपिटल हो जाए। और इसकी जो फिगर्स आते हैं, लेट्स से कि हमारे पास जो फैक्ट्स आते हैं कि थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसकी जो तादाद है वो एनुअली लेट्स से कि 5000 जब बढ़ती जा रही है, तो उसका जो बर्डन है वो स्टेट पे भी आता है, आवाम पे भी आता है, क्योंकि ऐसा पर्सन, ऐसा एक थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट होता है, उसको 2 से 3 बोटल्स रिक्वायर्ड होती हैं इन अ मंथ। एंड लेट्स से और उसने उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है 30 से 35 इयर्स, जो बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करता है। वो मे बी 40 या 40 बफ भी जा सकता है, लेकिन जो मोस्टली पेशेंट्स का एवरेज जब भी हम निकालते हैं 30 से 35 इयर्स का ही निकलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि थैलेसीमिया की इकसाम कितनी है, और ये जो हम इनको कैटेगराइज करते हैं, टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो ये किस बेसिस पर करते हैं? जो थैलेसीमिया है इसमें अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है, इनमें फिर आगे इनमें माइनर और मेजर आते हैं दोनों। लेकिन पाकिस्तान में या आप कहें ग्लोबली जो सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है वो बीटा चेन की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन। जब अल्फा चेन में म्यूटेशन होती है तो हम उसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और जब बीटा चेन में म्यूटेशन होती है हम उसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो कंप्राइज करते हैं 90 to 95% ग्लोबली, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइम फोकस होता है या प्राइम अवेयरनेस के जो हम काम करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, वो बीटा थैलेसीमिया के नाम से ही चलाई जाती है, नॉट विद अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है। अच्छा मेजर और माइनर का आपने जिक्र किया है, तो इसको भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए कि मेजर थैलेसीमिया क्या होता है और माइनर थैलेसीमिया क्या होता है? जी जरूर। माइनर थैलेसीमिया बेसिकली ये होता है कि जिसमें एक इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है लेट्स से वो थोड़ा फटीग रहेगा, उसको हम कह सकते हैं एनीमिक रहेगा, खून की थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और या तो होती ही नहीं। और अल्टरनेटिवली जब हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, उसमें ऐसे पेशेंट को बॉडी इनका ब्लड नहीं बनाती, जो उनका हीमोग्लोबिन होता है वो सही फॉर्म नहीं होता उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। दैट्स व्हाई दे नीड ब्लड कि अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और ऐसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया भी है कि एक पेशेंट को 2 से 3 बोतलें रिक्वायर्ड होती हैं एक मंथ में, जिसके बिना पर ये जिंदा रहते हैं। सही। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइनर थैलेसीमिया को थैलेसीमिया बीमारी कंसीडर नहीं करते, उनको ये लगता है कि बस जो मेजर थैलेसीमिया है वही बीमारी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 60 प्लस की एज में होते हैं और वो उस टाइम पर जाके उनको पता चलता है या कोई टेस्टिंग होती है तो पता चलता है जी मैं तो माइनर थैलेसीमिया, और पूरी ज़िंदगी भी गुजर गई और बच्चे भी ठीक हैं। मतलब ऑब्वियसली उनकी माइनर के साथ शादी नहीं हुई और बच्चे ठीक है, लेकिन उनको कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। तो क्या माइनर थैलेसीमिया को हम बीमारी तसव्वुर ना करें? जी, जिस तरह आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं कि मोस्टली लोगों में अवेयरनेस है नहीं इस चीज़ की, वो इस चीज़ को कदरे अपना वो नहीं समझते
कि इसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन माइनर थैलेसीमिया ही फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है अच्छा। किसी ऐसे बच्चे को दुनिया में लाने का जो बीमार होगा। वो तो तब होगा ना कि जब 2 माइनर की शादी होगी आपस में, राइट? एग्जैक्टली। अब जब एक थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट है, अगर उसकी शादी, उसने अपना टेस्ट नहीं करवाया, लेट्स से 60 के बाद टेस्ट करवाता है, ये कम्स टू नो कि वो थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट है, वो कैन आल्सो से दिस कि वो थैलेसीमिया कैरियर है, माइनर कैरियर भी होता है। अब इसमें अगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो उसका लाइफ पार्टनर था वो नॉर्मल था, कैरियर नहीं था, जिसकी वजह से उसके जो बच्चे पैदा हुए वो या तो माइनर हुए या नॉर्मल हुए। और जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो माइनर होता है ये अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से ही गुजारते हैं। बस इनमें थोड़ा सा इशू ये होता है, इनके जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल बंदे से, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। इस टाइम में मैं आपको एक इसका फिगर बता देता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है अमूमन आई गेस ये 22 से 23 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, जिसमें से 2.5 से 3 करोड़ थैलेसीमिया माइनर के शिकार हैं। अच्छा। और उनको भी शायद खुद भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से यही होता है कि गवर्नमेंट रूल्स लॉज निकालती है लेकिन इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो फौरी तौर पर तशखीस हो जाती है और पता चल जाता है, थैलेसीमिया मेजर की मैं बात कर रही हूँ, कि वो थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चा है, या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चलता है? अच्छा, जो थैलेसीमिया मेजर का जो पेशेंट पैदा होता है लेट्स से, वो फौरन पता नहीं चलता पेरेंट्स को। अच्छा। वो कम से कम उसको पता चलने के लिए 6 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आपने कहा कि हर 15 से 20 दिन बाद खून लगता है, तो वो 6 मंथ्स तक बिल्कुल नॉर्मल होता है? एग्जैक्टली 6 मंथ्स तक नॉर्मल होता है। 6 मंथ्स तक नॉर्मल होने की वजह ये होती है ऐसे बच्चे में कि उसके ब्लड में हम कहते हैं मैटरनल हीमोग्लोबिन, उसकी माँ की तरफ से हीमोग्लोबिन आता है, वो उसकी बॉडी में कंज्यूम होता होता है। आफ्टर 6 मंथ जब उसकी बॉडी अपना हीमोग्लोबिन खुद बनाना शुरू करती है, वो खराब होता है। अच्छा, फिर तशखीस होती है। हाँ जी। तो उसकी कुछ अलामात हैं, बुनियादी अलामात, जिसको देखकर वालिदैन को अंदाजा हो जाए या डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं? जी, इसमें हो सकता है उनकी ग्रोथ में या कद में या कुछ इस तरह। बिल्कुल, उसके जो जब बच्चा पैदा होता है उसकी जब फीड करवाते हैं, आपने भी गौर किया होगा कि ऐसा बच्चा ग्रोथ बहुत तेजी से करता है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही होती है। अब 6 माह बाद जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि वो बच्चे को फीड करवा रहे हैं, उसको हर चीज दे रहे हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ हो नहीं रही, उसके रंग में पलाहट आती जा रही है, उसका पेट बड़ा होता जा रहा है, उसकी ग्रोथ हो नहीं रही, उसकी स्टंट ग्रोथ है, जिसकी वजह से जब पेरेंट्स को फिक्र होती है तो चेक करवाते हैं, तब जाके ही उनको पता लगता है। बच्चा रोता रहेगा, उसको जितना मर्जी फीड करवाओ। तो इसके लिए कौन से बुनियादी टेस्ट होते हैं जो तशखीस के लिए किए जाते हैं और फिर डॉक्टर्स को कंफर्म करता है? सबसे बेसिक टेस्ट जो आमतौर पे आवाम में भी किया जाता है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC टेस्ट। ओके। सबसे बेसिक टेस्ट। आफ्टरवर्ड्स जिसमें हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 2 टेस्ट हैं जिसमें हमें पहले में आइडिया होता है और दूसरे में हम डायग्नोस करके कंफर्म कर सकते हैं कि आया कि ये एनीमिक हुआ है, जिसके पीछे रीजन थी, अंडरलाइन कॉज थी, वो थैलेसीमिया थी। ठीक है। अच्छा, अगर 2 थैलेसीमिया माइनर लोग आपस में शादी करते हैं तो इसकी वजह से थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला बच्चा पैदा हो, इसके कितने % चांसेस होते हैं? जब भी 2 थैलेसीमिया माइनर के 2 पार्टनर्स शादी आपस में करते हैं तो इसमें 75 से 80% चांस होते हैं क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर का होगा। और हर बच्चे में ही ये चीज़ आएगी या फिर हो सकता है कि कोई एक बच्चा उनका नॉर्मल हो, कोई एक बच्चा जो है वो थैलेसीमिया माइनर में हो, कोई एक मेजर में, उस तरह का भी होता है, या फिर ज़रूरी है कि वो थैलेसीमिया मेजर ही होगा अगर 2 माइनर की शादी है? अगर इसमें हम जिस तरह देखे बात चलते हैं कोई हार्ड रूल नहीं होगा इसमें, हाँ, लेकिन इसमें ये भी है कि 25 से 20% चांस होंगे जो उनका बच्चा एक होगा, दूसरा बच्चा होगा वो माइनर होगा, लेकिन इनके बच्चों में से कोई नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, यानी माइनर लाजमी होगा। माइनर होगा या फिर जो पैदा होंगे वो मेजर होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर एक शख्स, जब कोई एक कपल है वो शादी प्लान कर रहे हैं तो उनमें से एक थैलेसीमिया माइनर है और एक नॉर्मल पर्सन है, उसमें वो थैलेसीमिया कैरियर भी नहीं है, तो उनमें भी कुछ चांसेस होते हैं कि बच्चे जो हैं वो आगे थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो या एटलीस्ट माइनर का हो? नहीं, इसकी जो सबसे थैलेसीमिया मेजर की शर्त यही है कि जो पेरेंट्स हैं पेशेंट के, वो दोनों के माइनर होंगे तभी बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होगा। अगर एक माइनर है और एक नॉर्मल है?
अगर एक माइनर है एक नॉर्मल है, जो उनकी प्रोजनी होगी, बच्चे होंगे वो भी नॉर्मल और माइनर ही होंगे। ओके 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 मेजर के ठीक बच्चे है वो ठीक उनके है वो ठीक है। पैदा नहीं होंगे। अच्छा, शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट की ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है? इस पर आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस पे जो ज़रूरत है भी इस पे बात करने की, वो ये वजह है कि जो थैलेसीमिया का जो टेस्ट है शादी से पहले और ज़रूरी है यंगस्टर्स में या हर उस इंसान में जिसने अभी तक शादी नहीं की, वो शादी करने का प्लान करता है। अगर उसका इरादा है तो अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाए। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी आप कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं अवाम के लिए। या पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि अवाम में थैलेसीमिया का पता लग जाए कि शादी से पहले कि आया कि वो थैलेसीमिया कैरियर है, आया कि वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, थैलेसीमिया पेशेंट्स को जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि खून लगवाने की ज़रूरत जो है वो हर 15 से 20 दिन बाद होती है। तो ये खून लगवाने की ज़रूरत क्यों होती है? उनकी क्या खून की कमी होती है या उनके जिस्म में खून बन नहीं रहा होता? बिल्कुल, जैसे ही एक थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट ब्लड की बोतल ट्रांसफ्यूज़ करता है, उसी टाइम से उसके जो ब्लड होता है वो बॉडी कंज्यूम करती है उसकी ब्लड को। उसका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन। अब हीमोग्लोबिन लेवल उसकी बॉडी में कंटिन्यूअसली कम होता रहता है, जस्ट लाइक अ फ्यूल इन अ कार। जिस तरह आप जितना यूज़ करेंगे आपका फ्यूल उतना ही कम होगा। तो ये जो ब्लड की बोतल है ये भी इनकी बॉडी का एक फ्यूल है। ओके, ठीक है। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ एहतियाती तदाबीर आप बता सकते हैं जिनको अपनाना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो? जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हों। क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैच और स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ऐसी बीमारियों के जो ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट हो सकती हैं। HIV, एड्स वगैरह। एग्जैक्टली। ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक है। HIV, हाँ। सिफिलिस, मलेरियल पैरासाइट, बिल्कुल ठीक इनको है। टेस्ट करना लाजमी है। दूसरा इसमें ये देखना भी ज़रूरी होता है कि जो ब्लड है वो किसी एक हेल्दी पर्सन का होना चाहिए। हेल्दी पर्सन से मुराद ये है जो ड्रग्स यूज़ ना करता हो, ड्रग एडिक्ट ना हो, या आया कि वो उसको पास्ट में कोई टीबी या ऐसी बीमारी ना हुई हो। तो ये कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे देख के किसी ब्लड डोनर से ब्लीड करके उसका ब्लड लिया जाता है, और फिर जब आगे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले उसमें फिर स्क्रीनिंग और क्रॉस मैच के टेस्ट किए जाते हैं, ताकि उस पेशेंट को जो ऑलरेडी एक थैलेसीमिक है या ब्लड कैंसर का, मैं कहूँगा कि अगर वो भी है, वो ऑलरेडी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उनकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर रही होती है। तो इसलिए हमारे तक तो इतना ही होना चाहिए कि जितना हो सके हम उनको सेफ ब्लड प्रोवाइड करें। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब 15 से 20 दिन बाद थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको खून लग रहा होता है, तो ज़ाहिर बात है कि खून आपके जिस्म में इतना ज़्यादा जा रहा है और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है कि हमारे ब्लड में आयरन भी होता है। तो क्या ऐसा भी हो जाता है बाज़ औक़ात कि आयरन की डेफिशिएंसी तो हम अक्सर सुनते हैं किसी को होती है, लेकिन आयरन की ज़्यादती हो जाए, क्या उनके जिस्म में आयरन बहुत ज़्यादा हो गया है? अगर ऐसा होता है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही पेशेंट थैलेसीमिया मेजर का, हमारी नज़र में यही आता है, मोस्टली लोग यही समझते हैं कि शायद ब्लड लगवाते हैं। लेकिन ब्लड लगवाना सिर्फ उनकी स्टोरी ख़त्म नहीं होती। अच्छा। उनको आगे उसका ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। जब एक पेशेंट एक मंथ में 2 से 3 बोतल्स लगवाएगा, उसकी बॉडी पे बुरा असर पड़ेगा आयरन ओवरलोड का। आयरन ये फौलाद उसकी बॉडी में इस हद तक ज़्यादा होता है कि उसके जिगर पे जोर डालता है। अच्छा। जिसकी वजह से उसका कलर डार्क हो जाता है, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मजीद उसकी जो बोन्स होती हैं उसमें से कैल्शियम निकलता है, दिल पे बुरा असर पड़ता है, यानी बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली उसकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही होती है, पूरी बॉडी सफर करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन ये है ट्रीटमेंट, चिलेशन ट्रीटमेंट। आयरन चिलेशन थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिए। आयरन चिलेशन ट्रीटमेंट ये होता है कि ऐसी मेडिसिन को ऐसी डाइट पे पेशेंट को रखा जाता है जिसमें वो आयरन रिच डाइट से वो अवॉइड करता है, ऐसी डाइट लेता है जिसमें आयरन की मिकदार बहुत कम हो। ठीक है। सेकेंडली उसके ट्रीटमेंट में हम उसको मेडिसिन देते हैं, और उसको ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं जिसमें उसकी बॉडी से आयरन डिप्लीट होता है, निकलता है, ठीक है, जो बाय यूरिन, बाय डिफिकेशन।
अच्छा, जब हम थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें एक तो आपने आगाज़ में ज़िक्र किया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली होता कैसे है? इसका प्रोसीजर क्या है? और जी क्या ये पाकिस्तान में हो रहा है? जी, पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है हुँ, और ये बहुत महंगा है। लेकिन इस टाइम पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें भी एक जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हुँ, हुँ, हेमेटोलॉजी हुँ। के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। वो अच्छा। अब खुद करके करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपनी सब मशीनरी मंगवा दी है। और जो आपने मुझसे एक और चीज़ पूछी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा भी एक और हुँ, हुँ, हुँ। प्रोसीजर परमानेंट आ गया सॉल्यूशन, है, हाँ, वो है जीन थेरेपी का, ठीक है। जिसमें किसी भी पेशेंट का स्टेम सेल लेके हुँ, उसको म्यूटेट किया जाता है, जो हुँ, उसमें खराबी होती है उसको ठीक करके दोबारा उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, इंकॉर्पोरेट किया जाता है, ताकि वो जब चलना शुरू होता है उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो उसकी बॉडी ब्लड बनाना शुरू कर देती है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइना। हुँ, हुँ, हुँ। रिसेंटली चाइना ने जीन थेरेपी के थ्रू एक बीटा थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट को क्योर किया है। ओके, आई एम नॉट सेइंग ट्रीट किया है, क्योर किया क्योर है। किया है, सही, सही। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। और बोन मैरो मैरो ट्रांसप्लांट का मैं आपको जिस तरह पहले बता चुका हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। प्रोग्नोसिस पुअर है, इसका बहुत अफोर्डेबल इतना नहीं है कि हर पेशेंट अफोर्ड कर सके। हुँ। एंड मल्टीपल इसमें एज लिमिट्स आ जाती हैं, उसके ऑर्गन्स की हेल्थ आ जाती है, लॉट ऑफ फैक्टर्स वी हुँ, हैव हुँ, टू हुँ, सी हुँ। फॉर इट। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि बहुत महँगा इलाज है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दीजिए, एहतियाती तदाबीर बता दीजिए कि कोई शख़्स थैलेसीमिया में मुब्तला हो ही ना। इसके एक ही तरीका है कि जो भी थैलेसीमिया से बचने का, कि अगर हर बंदा जिसने शादी करनी है अपना टेस्ट पहले करवाए, ठीक है। और अपने जो पार्टनर है जिससे शादी करनी है वो भी टेस्ट करवाए। हुँ। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो कतई पूरी कोशिश करें शादी ना करें। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं, जैसे कज़न मैरिज होती है, तो उसमें अगर पता चल भी गया है फॉर इंस्टेंस कि लड़का भी जो है वो थैलेसीमिया माइनर है, लड़की भी थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन वो कुछ फैमिली प्रेशर भी होता है, और फैमिलीज़ को भी देख रहे होते हैं, और वो थोड़ा-सा जो हमसे ओल्डर जनरेशन है, उनके कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि नहीं बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं होता, कर लो शादी, कुछ नहीं होगा। तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं, जितने भी इस वक्त नौजवान लड़के और लड़कियां हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ पर किस तरह से लाएंगे, सेंसिटाइज करें? पेरेंट्स को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर और पेरेंट्स बहुत नहीं मुश्किल आते हैं, भी है। बहुत मुश्किल भी है। जी। अगर पेरेंट्स नहीं मानते इस चीज़ पे, तो हम्म, ऐसे बच्चों को, यंगस्टर्स को ये चाहिए कि अपने पेरेंट्स को लेके किसी भी ऐसे थैलेसीमिया सेंटर का विजिट करवाएं जहाँ पे ऑलरेडी हम्म, थैलेसीमिया पेशेंट्स हम्म, हों, हम्म, ताकि वो अपने पेरेंट्स को दिखा सकें कि अगर आप हमारी शादी करवाते हो बगैर टेस्ट के या जानते हुए भी, हम्म, तो अगली औलाद ऐसी होगी, अगली आने वाली नस्ल इस तरह की होगी, हम्म, बीमार। क्योंकि जब पेरेंट्स देखेंगे थैलेसीमिया के पेशेंट को, उनको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो अपने बच्चों को किस जहन्नम में डालने लगे हैं। हम्म, सॉरी टू से, जहन्नम का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो पेशेंट पैदा होता है एक थैलेसीमिया का, वो सारी ज़िंदगी उसके पेरेंट्स कैरी करते हैं। वो पेशेंट हाँ खुद अपने आप को बिल्कुल। कैरी करता है। उन हाँ, पे फाइनेंशियल बर्डन, साइकोलॉजिकल बर्डन, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वो जिसको अपना डेली लाइफ में फेस हाँ, करते हैं। वालिदैन की अपनी ज़िंदगी भी तो मुतासिर होती है ना, कहीं पे भी एग्जैक्टली, जाना है, कोई इवेंट है, कुछ भी है, तो बच्चा घर में है, कैसे मैनेज होगा, वो बिल्कुल सारी चीज़ें। बिल्कुल। हाँ, और पूरे मंथ में स्पेसिफिकली 2 से 3 दफ़ा टाइम निकालना, हाँ, उस बच्चे को लेके हाँ, जाना, हाँ, हाँ। आया कि आपकी पॉकेट में उतने रेंट के पैसे हैं कि आप फेयर्स पे कर सकते हो ट्रांसपोर्ट के, या नहीं कर सकते। तो कई इसमें हर्डल्स हैं आज के टाइम पे पेरेंट्स हुँ, के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, हुँ। मोस्टली हमारे पेरेंट्स जो पेशेंट्स के हैं, वो आते हैं इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे, जिस आपने पहले ज़िक्र किया है कज़न मैरिज का, जी। तो वो ऐसी ही कम्युनिटी से आते हैं। हुँ, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं, हम सारा इल्ज़ाम कज़न मैरिज पे भी नहीं डालेंगे, हुँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है, हुँ, 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 हुँ। बट गलती बस यही हुई है कि टेस्ट नहीं टेस्ट करवाया। नहीं करवाया। सही, सही, अब सही। टेस्ट अच्छा, अब करवाते तो हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी इस हवाले से डिबेट भी चल रही है, और हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि शादी से पहले जो थैलेसीमिया का टेस्ट है वो मैंडेटरी करार दिया जाए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसको निकाहनामे में भी एक अलग से कॉलम ऐड ऑन होना चाहिए, जिसमें वो टेस्ट करवाएँ और उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो मेंशन करें। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? जी, जी, ये बहुत एक, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या ये इस होना वजह से भी आपको चाहिए। लगता है कि केसेज़ में नुमायाँ कमी आएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम 100% डाउन विद इट कि ये ऐसा होगा, हो गया, हुँ, इम्प्लीमेंट हुँ, हो हुँ, हुँ। गया, तो हमारे
पाकिस्तान में जिस तरह एनुअली 5,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनकी रेशियो आई एम 100% श्योर ये बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हर बंदे को पता होगा कि आउटकम क्या है इसका, यस, तो वो अवॉइड भी करेगा। जब अवॉइड करना शुरू करेंगे, एहतियात करना शुरू करेंगे, तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और वी रियली होप कि इस तरह हो जाए ताकि आने वाली जो नस्ल है वो थैलेसीमिया से महफूज रहे। सो मैं चाहती हूँ कि आखिर में आप हमारे देखने और सुनने वालों को कोई पैगाम दीजिए, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को। जी 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 ज़रूर। मैं यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही पैगाम है इस बीमारी के हवाले से कि इस बीमारी को सीरियस लेना शुरू कर दें। क्योंकि पाकिस्तान में जिस कदर तेज़ी से ये बीमारी फैलती जा रही है, ये पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम, जिस तरह मैंने बताया है कि 20 आई गेस ये 2% बनती है या 5% बनती है जो थैलेसीमिया माइनर के हैं पेशेंट्स जी। लेकिन अगर जब वो खुद आपस में शादियां करना शुरू करेंगे और बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे, तो बहुत बड़ा स्टेट बर्डन है। बर्डन इन दैट सेंस कि इन लोगों के लिए आपको भी ब्लड भी देना पड़ेगा हर टाइम। अब मैं इसके एक छोटा सा फिगर बता देता हूँ कि जिस तरह एक नॉर्मल ब्लड डोनर होता है वो 3 मंथ्स के बाद डोनेट करता है, और एक पेशेंट को जब 2 से 3 बोतल्स एक मंथ में चाहिए, तो जब तक उस डोनर की बारी आएगी तब तक बीच में उसको 3 माह में उसको कम से कम 9 से 10 डोनर रिक्वायर हैं जस्ट टू सर्वाइव। इसलिए स्टिग्मेटाइज होके इसको हमें नहीं देखना चाहिए, हमें चश्मा उतारना चाहिए कि माशरे में कि अगर हम लड़की का या लड़के का टेस्ट करवाएंगे तो स्टिग्मेटाइज हो जाएगा। लेट्स से कि मोस्टली पेरेंट्स क्यों नहीं करवाते टेस्ट, वो डरते हैं इस चीज़ से कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव ना आ जाए, और अगर आ गया तो फिर तो हमारे बच्चे की शादी कौन करेगा, कौन इसको रिश्ता देगा या रिश्ता लेगा, जिसकी वजह से वो डरते हैं। हाँ, इट्स काइंड ऑफ एस्केप कि हम टेस्ट ही ना करवाएं ना। एग्जैक्टली, इफ आई डोंट नो इट आई डोंट हैव इट। उनका ये इस मेंटालिटी पे, माइंडसेट पे चलते रहते हैं। लेकिन ये माइंडसेट उनका तब चकनाचूर होता है कि अल्लाह ना करे उनका बच्चा माइनर है, आगे से भी माइनर के साथ शादी हुई, जब उनका पोता पोती नवासा नवासी पैदा होंगे, फिर उनको आइडिया होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए जो मेरी यंगस्टर्स के यही एक डिमांड भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि हमें इस चीज़ से हट के एक नए दौर का आगाज़ करना चाहिए जिसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप हैं, इसमें आप बल्कि अवॉइड करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। इवन दो कि आप किसी को पसंद ही क्यों ना करते हो, अगर वो भी माइनर है तो उसको आप उसके रास्ते पे जाने दो, बिल्कुल बिल्कुल, बजाय ये कि आप उसको पकड़ लो। क्योंकि आपकी जो अगली नस्ल है सफर वो भी करेगी और आप भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर जमान, आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैसर ज़मान, और आज हमने थैलेसीमिया बीमारी के हवाले से बात की, उसको कम्प्लीटली अनफोल्ड किया कि उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, और हमारी कॉन्वर्सेशन का जो क्रक्स है वो ये है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट हर लड़की और लड़के को लाजमी तौर पर करवाना चाहिए। हुकूमत भी इस हवाले से इनिशिएटिव्स ले रही है कि निकाह से पहले इस टेस्ट को मैंडेटरी करार दिया जाए, और हम सबको एज एन इंडिविजुअल ये करना चाहिए कि हमारी फैमिली में अगर किसी की भी शादी है या होने वाली है तो हम उनको इस बात पर सेंसिटाइज करें कि शादी से पहले चाहे लड़का है चाहे लड़की है, टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो अगली आने वाली नस्ल है वो थैलेसीमिया में मुब्तला ना हो, क्योंकि अगर वो थैलेसीमिया में मुब्तला होंगे तो ना सिर्फ ये कि वो सफ़र करेंगे पूरी ज़िंदगी, बल्कि उनके साथ साथ वालिदैन भी सफ़र करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारी जितनी भी बातचीत हुई है थैलेसीमिया की, ख़ास तौर पर टेस्टिंग के हवाले से, वो आप लोगों के लिए मालूमाती रही होगी। एक अगले पॉडकास्ट में एक नए मौजू के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।